हेलो दोस्तों। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी का पार्ट। राधिका अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखें फ़ोन की स्क्रीन पर जमी थी। वह बार बार एक ही तस्वीर को देख रही थी, उसके प्रेमी डेविड की तस्वीर। उसकी उंगलियां धीरे धीरे स्क्रीन पर फिसल रही थी, मानो उसे फिर से उन लम्हों में खो जाना हो जो अब सिर्फ यादें बन चुके थे। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि हम अचानक ऐसे अलग हो जाएंगे। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। उसकी जिंदगी इस वक्त किसी अजीब मोड़ पर आ खड़ी हुई थी, जहां उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि किस ओर जाना सही होगा। तभी अचानक ऐसे अलग हो जाएंगे। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। उसकी जिंदगी इस वक्त किसी अजीब मोड़ पर आ खड़ी हुई, जहां उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि किस ओर जाना सही होगा। तभी अचानक दरवाजे पे एक हल्की सी आवाज़ आई। राधिका का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से फ़ोन की स्क्रीन बंद कर दी और देखा कि दरवाजे पर सुनीता जी खड़ी थी। क्या कर रही हो राधिका? किसी से बात कर रही हो क्या? राधिका, किसी से बात कर रही हो? सुनीता जी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। उनकी आंखों में स्नेह था, लेकिन साथ ही जिज्ञासा भी झलक रही थी। राधिका एक पल के लिए ठिठकी, फिर धीरे से जवाब दिया, नहीं, बात किससे करूंगी, बस अपने आई बाबा की फ़ोटो देख रही थी। उसने मन ही मन अपने झूठ को सही ठहराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ में थोड़ी हिचकिचाहट थी। सुनीता जी ने सिर हिलाया और उसकी ओर थोड़ा झुकते हुए सहानुभूतिपूर्ण स्वर में कहा, तुम्हारे माता पिता तुम्हें बहुत याद आते होंगे। नए माहौल में अपने आप को ढालना आसान नहीं होता। मुझे पता है तुम्हारे लिए ये समय मुश्किल भरा है, पर तुम्हें अपने से ज़्यादा इस होने वाले बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। उसका ख्याल तुम नहीं रखोगी तो कौन रखेगा? राधिका ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन वह जानती थी कि उसकी सच्चाई कहीं और थी। उसके दिल में चल रही उथल पुथल को छिपाना आसान नहीं था। तुम अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखो। ये हमला और हमारे घर की लड़ाई से खुद को जितना दूर रख सकती हो, दूर रखो। सुनीता जी उसे कुछ देर तक देखती रही, फिर बिना कुछ और कहे कमरे से बाहर चली गई। उनके जाते ही राधिका ने लंबी सांस ली, मानो उसने किसी भारी बोझ को उतार दिया हो। उसकी नज़र फिर से फ़ोन की ओर गई और उसने एक बार फिर स्क्रीन को ऑन किया। इस बार फ़ोन की स्क्रीन पर डेविड की मुस्कुराती हुई तस्वीर उभर आई। उसकी आंखों में छिपी भावनाएं एकदम से उमड़ पड़ी। उसकी उंगलियां फ़ोन की स्क्रीन पर धीरे धीरे चलने लगी, मानो वह उसे महसूस कर रही हो। राधिका की आंखों के सामने बीते लम्हे किसी फिल्म की तरह चलने लगे। वह उस पहली मुलाकात को याद करने लगी, जब उसकी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया था। वह कॉलेज का पहला दिन था और राधिका के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। बड़े शहर का कॉलेज, नए लोग, नए चेहरे और उसके मन में एक हल्का सा डर। वह अपने घर से दूर एक अनजानी जगह पर थी। कॉलेज का विशाल कैंपस और तेजी से चल रहे लोग उसके मन में अनिश्चितता पैदा कर रहे थे। वह घबराई सी थी और तेजी से अपने क्लासरूम की तरफ जा रही थी। तभी उसका पैर किसी चीज़ से टकरा गया और खुद को संभालने की कोशिश में उसकी किताबें हाथ से गिर पड़ी। उसने झुककर किताबें उठानी शुरू की, लेकिन उसकी उंगलियां एकदम से किसी और की उंगलियों से टकराई। उसने चौंक कर सिर उठाया और सामने एक अजनबी लड़के को देखा, जो उसकी किताबें उठाने में उसकी मदद कर रहा था। लड़के की आंखों में गहरी उदासी और दर्द का अक्स था, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी,
जैसे ही राधिका ने उसे देखा, उसका दिल एक अजीब सी गति से धड़कने लगा। उसके होठों से बिना किसी शब्द के आवाज़ निकल गई, थैंक यू। लड़के ने उसकी किताबें उसे थमाते हुए कहा। आपकी किताबें गिर गई थी। आप ठीक तो हैं? राधिका ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ शायद। उसकी आवाज़ में अब भी घबराहट थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और भी था। वह चाह कर भी डेविड से अपनी नज़र नहीं हटा पा रही थी। लड़के ने एक पल के लिए राधिका की आंखों में देखा और फिर हल्की हंसी के साथ कहा, मैं डेविड हूँ, नया हूँ इस कॉलेज में, शायद तुम भी नई हो। राधिका ने सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, हाँ मैं भी यहाँ नई हूँ। उसकी आंखें अब भी डेविड की आंखों में खोई हुई थी। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि यह कैसा अजीब सा जुड़ाव है जो उसने इस अजनबी के साथ महसूस किया। थोड़ी देर तक दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी छाई रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलना चाहिए। फिर अचानक आसमान से हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगी। दोनों ने छिपने के लिए पास के एक पेड़ के नीचे शरण ली। पेड़ के नीचे खड़े होकर डेविड ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, अजीब बात है ना, ये आसमान कभी भी बरस पड़ता है, ऐसे ही हम कभी भी किसी से भी मिल जाते हैं। राधिका ने उसकी बात पर थोड़ी हैरानी से देखा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? डेविड ने उसकी ओर एक गहरी नज़र डालते हुए कहा, क्योंकि कुछ मुलाकातें बस आम नहीं होती, शायद यह भी वैसी ही है। तुम कुछ अलग हो। राधिका को उसकी बातों में कुछ अलग सा महसूस हुआ, मानो उसकी हर बात उसके दिल में गहरे उतर रही हो। उसकी आंखों में शर्म भी थी और शक भी। एक अजनबी इंसान कैसी बातें कर रहा है। तभी डेविड की आंखों में अचानक दर्द की एक झलक आई। उसने एक पल के लिए अपनी नज़रें झुका ली और फिर धीमे स्वर में कहा, कभी कभी हम ऐसे रास्तों पर चलते हैं जहां हमें नहीं पता होता कि मंजिल क्या है, पर फिर भी हम चलते रहते हैं उम्मीद के साथ। राधिका को उसका चेहरा देखकर लगा कि कुछ बता है जो वह कह नहीं पा रहा, ना छुपा पा रहा है। उसने धीरे से पूछा, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? डेविड ने एक लंबी सांस ली और कहा, कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो हम चाह कर भी किसी से कह नहीं सकते। बस यह समझ लो कि ज़िंदगी ने मुझे कुछ सिखाया है और शायद इसी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। राधिका को लगा कि उसके सामने सिर्फ एक अजनबी नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान खड़ा है जिसने ज़िंदगी के कई दर्द झेले थे। उसकी आंखों में उस पल एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसने किसी गहरे राज को समझ लिया हो। डेविड ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बहुत कुछ कहा दिया, सॉरी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। राधिका ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान बिखर गई। उसके दिल में डेविड के लिए एक अजीब सी कशिश थी। उसे लगा जैसे उसकी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया है, जहाँ से सब कुछ बदलने वाला था। जैसे ही बारिश थमने लगी, डेविड ने कहा, मुझे अब जाना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम फिर से मिलेंगे। राधिका ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और डेविड चला गया। लेकिन वह पल, वह मुलाकात राधिका के दिल पर गहरी छाप छोड़ गई थी। राधिका की आंखों में आंसू छलक पड़े। वह डेविड की तस्वीर को देखते हुए सोच रही थी कि उनकी मुलाकात कितनी अजीब और ख़ास थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक अजनबी उसकी ज़िंदगी में इतना मायने रखेगा। लेकिन अब उसकी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर थी जहां उसे डेविड और अपने भविष्य के बीच एक कठिन फैसला लेना था। कॉलेज के पहले साल में वह एक साधारण लड़की थी जिसे अपनी ज़िंदगी की दिशा ठीक से समझ नहीं आ रही थी। हर दिन क्लास के बाद अकेले रहना, घर और कॉलेज के बीच की उलझनों में फंसे रहना, यही उसका जीवन बन चुका था।
लेकिन डेविड के साथ मुलाकात ने जैसे उसकी ज़िंदगी में एक नया रंग भर दिया था। उनकी पहली मुलाकात कुछ खास नहीं थी, बस यूं ही कॉलेज के गलियारों में टकरा गए थे। पर समय के साथ उनकी बातचीत बढ़ती गई और फिर दोनों एक दूसरे के करीब आते चले गए। राधिका की तरह डेविड की ज़िंदगी भी आसान नहीं थी। ऐसे ही एक दिन जब घर परिवार की बात निकली तो डेविड ने बताया, मेरी माँ को जब मैं बहुत छोटा था तब जेल हो गई थी। मुझे ठीक से याद भी नहीं कि उस समय क्या हुआ था। मैं और मेरी बहन बहुत छोटे थे। हमारी देखभाल करने वाले कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी सर और सुनीता जी थे। वे हमारे लिए माँ बाप की तरह थे। उन्होंने हमें सहारा दिया, हमारे स्कूल की फीस भरी और हमें सुरक्षित रखा। राधिका की आंखों में आश्चर्य और दुख के भाव उभर आए। 6 साल, मैं समझ सकती हूँ बिना परिवार के रहना कैसा होता है। पर फिर तुम लोग गोवा कैसे चले गए? जब मेरी माँ जेल से बाहर आई, उन्होंने सब कुछ फिर से शुरू किया। उनके पास न कोई घर था न पैसा, लेकिन उनके पास एक जज्बा था, हमें एक बेहतर जीवन देने का। वह हमें लेकर गोवा लौट आई, जहां उनका जन्म हुआ था। उन्होंने वहां एक छोटा सा कैफ़े खोला। डेविड ने सारी बात विस्तार से बताई। राधिका की आंखों में उस समय आंसू आ गए थे। मन ही मन सोच रही थी कि कैसे कोई इंसान इतनी सारी कठिनाइयों के बाद भी इतनी ताकत से खड़ा रह सकता है। डेविड ने राधिका से कहा था, मुझे हर दिन याद है जब मेरी माँ ने एक वक्त की रोटी के लिए मेहनत की। वह कभी हार नहीं मानी और मैंने भी कभी हार नहीं मानूंगा। राधिका जानती थी कि डेविड सिर्फ अपने भविष्य के लिए ही नहीं बल्कि अपनी माँ और बहन के लिए भी जी रहा था। उसकी माँ की हालत और उनके संघर्ष ने डेविड को और मजबूत बना दिया था और इसलिए डेविड कॉलेज के साथ साथ पृथ्वी की फैक्ट्री में पार्ट टाइम काम करता था ताकि वह अपनी पढ़ाई और परिवार की ज़रूरतों का ध्यान रख सके। पृथ्वी सर ने डेविड को हमेशा एक बेटे की तरह माना था क्योंकि डेविड की मेहनत और सच्चाई ने उन्हें प्रभावित किया था। इस वाकये के कुछ दिनों बाद ही राधिका ने कॉलेज आना बंद कर दिया। उसका डेविड से बात से बहुत परेशान था। फिर उसने लोगों से बात करके राधिका के बारे में पता किया और उसके घर जाकर उससे मिलने की कोशिश की। तब उसे पता चला कि राधिका के माँ बाप नहीं रहे और उसकी बहन को बीमारी है जिसके इलाज के लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए। उसने राधिका से वादा किया कि वो कुछ भी करके उसके लिए पैसा जमा करने की कोशिश करेगा और उसकी बहन के इलाज में उसकी मदद करेगा। लेकिन राधिका की तरह वो भी नाकाम रहा। फिर अचानक एक दिन जब राधिका ने डेविड को बताया कि सचिन और अनु उससे सरोगेसी की मदद चाहते हैं, डेविड के चेहरे पर कुछ पल के लिए चिंता छा गई थी। उसे इस बात का डर था कि यह फैसला उनकी ज़िंदगी को बदल सकता है, लेकिन पृथ्वी के किए एहसान के सामने ये कुछ नहीं था। राधिका के मन में ये डर था कि कहीं इस एक फैसले से उसके और डेविड के बीच का रिश्ता ख़त्म न हो जाए। कोई भी मर्द अपनी प्रेमिका को किसी और के बच्चे के माँ बनता कैसे देख सकता है, और किसी भी कुंवारी लड़की के लिए बिना शादी के माँ बनना कोई छोटी बात तो नहीं। राधिका के लिए ये आगे कुआं पीछे खाई वाली बात थी। वो अगर इस सौदे को मंजूर नहीं करती तो अपनी बहन को भी खो देती और अगर अपना लेती तो शायद खुद को खो देगी। राधिका ने डेविड की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि सही है या गलत, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं अपनी बहन के इलाज के लिए यह करना चाहती हूँ। डेविड ने कहा, पृथ्वी सर ने हमारी मदद की जब हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं था। उन्होंने मुझे फैक्ट्री में नौकरी दी, मेरी माँ की मदद की। उनके बिना शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। राधिका समझ सकती थी कि डेविड की पूरी जिंदगी पृथ्वी सर के एहसानों तले दबी हुई थी और यही कारण था कि जब राधिका ने डेविड को सरोगेसी के बारे में बताया
तो डेविड ने उसे इस मुश्किल फैसले के लिए हौसला दिया। डेविड ने एक पल के लिए सोचा और फिर उसकी आंखों में गंभीरता आ गई। उसने कहा, अगर पृथ्वी सर के परिवार को इससे खुशी मिल सकती है तो तुम्हें यह करना चाहिए। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब हमारी बारी है। राधिका को डेविड का समर्थन मिल गया था, लेकिन वह जानती थी कि इस फैसले के बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। दोनों ने उस रात यह वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। पर क्या वाकई उनका प्यार इस बड़ी चुनौती का सामना कर पाएगा? क्या बच्चे के जन्म होने तक राधिका और डेविड अपने प्यार को संभाल पाएंगे? राधिका अपने कमरे में बेचैन होकर दिल इधर उधर टहल रही थी। उसके दिल और दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। डेविड से बात किए हुए कई दिन हो गए थे और अब वह उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। उसने फ़ोन उठाया और फिर से डेविड का नंबर डायल किया। फ़ोन की घंटी बजी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। राधिका की चिंता बढ़ने लगी। उसने फिर से फ़ोन किया, लेकिन इस बार भी वही नतीजा। उसके माथे पर पसीना आ गया था और उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। आखिर डेविड कहाँ है? उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या डेविड उसे अब छोड़ रहा था? क्या उसका फैसला अब उसकी ज़िंदगी पर असर डाल रहा था? राधिका के दिल में कई सवाल थे और हर सवाल उसे और भी गहरे अवसाद की ओर खींच रहा था। सचिन अपने कमरे में बैठा था। उसकी आंखों में चिंता और गहरी बेचैनी थी। राधिका और बच्चे की सुरक्षा के बारे में सोचते सोचते उसे अनजाना सा डर सता रहा था। तभी उसके मन में एक और सवाल आया, एक ऐसा सवाल जिसने उसके मन को लंबे समय से घेर रखा था। उसके पिता की मौत का सच। वह कुछ पल के लिए रुका, फिर धीमे कदमों से अपनी माँ सुनीता जी के कमरे की ओर चल पड़ा। दरवाज़ा आधा खुला था और अंदर से सुनीता जी कोई पुरानी तस्वीर देख रही थी। सचिन ने दरवाजे पर दस्तक दी। मोम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सचिन ने धीरे से पूछा। सुनीता जी ने तस्वीर से नज़र हटाकर अपने बेटे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आ जाओ सचिन। सचिन कमरे के अंदर आया और उनके पास बैठ गया। कुछ पल तक दोनों के खामोशी खामोशी रही, लेकिन सचिन की आंखों में सवाल साफ दिखाई दे रहे थे। आखिरकार सचिन ने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, मोम, डैड की मौत के बारे में आप मुझसे कभी कुछ नहीं कहती। अब मुझे लग रहा है कि शायद आपने उसमें भी कुछ छिपाया है मुझसे। सुनीता जी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से तस्वीर को अपनी गोद में रख दिया और एक गहरी सांस ली। हाँ सचिन, उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारे डैड की मौत के पीछे बहुत बड़ा राज है और मैं तुम्हें यह सब इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम इस सब में उलझ जाओ। सचिन की आंखों में नाराज़गी थी। लेकिन मोम, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मुझे सच जानने का हक है। आप मुझसे क्यों छिपा कर रखती हैं? सुनीता जी ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें याद है कुछ साल पहले जब नवीन हमारे जीवन में आया था? सचिन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, वह फैक्ट्री में काम करता था। डैड उसे पसंद करते थे। सुनीता जी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, नवीन तुम्हारे डैड का विश्वास जीतने के लिए आया था, लेकिन उसके इरादे अच्छे नहीं थे। उसकी मां मृणालिनी हमारे परिवार से बदला लेना चाहती थी। नवीन वही करने आया था जो उसकी मां ने उसे सिखाया था। वह हमारी फैक्ट्री में नौकरी करके तुम्हारे डैड के करीब आ गया। सचिन ने हैरानी से पूछा, क्या? लेकिन डैड तो उसे पसंद करते थे, उसे अपने बेटे की तरह मानते थे। सुनीता जी की आंखों में दर्द उभर आया। हाँ, तुम्हारे डैड उसे बहुत पसंद करते थे। वह अपनी चापलूसी से तुम्हारे डैड का भरोसा जीत चुका था। वह हर जगह उनके साथ होता था, फैक्ट्री की मीटिंग्स में, पारिवारिक समारोह में,
यहाँ तक कि तुम्हारे डैड के दोस्तों के साथ भी। तुम्हारे डैड उस पर इतना भरोसा करने लगे थे कि वे हर बात नवीन से साझा करने लगे थे। सचिन के मन में शक और गहरा हो गया। उन्होंने जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि नवीन किसका बेटा है। सुनीता जी ने उसकी ओर देखा और उनकी आंखों में आंसू छलकने लगे। नहीं, और मुझे भी जब तक मालूम हुआ तब तक बात हाथ से निकल चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम इस जाल में फंस जाओ। तुम्हारा भविष्य और तुम्हारी पढ़ाई मेरी पहली प्राथमिकता थी। मैंने सोचा था कि यह सब कुछ अपने तक ही रखूंगी ताकि तुम इस झंझट से दूर रह सको, लेकिन अब मैं इसे और छिपा नहीं सकती। सचिन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मॉम, मुझे सब कुछ बताइए। डैड के साथ आखिर क्या हुआ था? सुनीता जी ने अपनी गोद में रखी तस्वीर को ध्यान से देखा और उनकी आंखों में गहरे दर्द के साथ साथ एक सच्चाई की झलक थी जो अब तक छिपी हुई थी। सुनीता जी ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा, तुम्हारे डैड ने अपने स्टाफ के लिए एक डिनर का आयोजन किया था। वह दिन खास था क्योंकि फैक्ट्री ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हासिल किया था। सभी कर्मचारियों को बुलाया गया था और नवीन भी उसमें शामिल था। नवीन ने धीरे धीरे तुम्हारे पापा का इतना विश्वास जीत लिया था कि उन्हें लगता था कि वह फैक्ट्री के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। उस रात जब डिनर के दौरान सभी लोग खुशी मना रहे थे, नवीन ने तुम्हारे डैड के गिलास में जहर मिला दिया। सुनीता जी की आवाज़ कांपने लगी। तुम्हारे डैड को पहले कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने थोड़ी मात्रा में जहर पी लिया, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह बच नहीं पाए। सचिन की आंखों में आंसू भर आए। नवीन, उसने डैड को मार डाला और आपने मुझे यह कभी नहीं बताया। सुनीता जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने तुम्हें बताना चाहा था सचिन। मैं नहीं चाहती थी कि तुम इस गहरी दुश्मनी और नफ़रत के जाल में फंसो। तुम्हारे डैड की मौत के बाद पुलिस ने जांच की और पता चला कि नवीन ने मृणालिनी के कहने पर यह सब किया था। वह फैक्ट्री में इसलिए आया ही था ताकि हमारे परिवार को बर्बाद कर सके। सचिन की आंखों में गुस्सा और पीड़ा साफ झलक रही थी। आपने मुझे सच से दूर रखा, मुझे बचाने के लिए, लेकिन अब वे लोग मेरे होने वाले बच्चे तक पहुंच गए हैं। सुनीता जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे पता है बेटा, लेकिन अब जब तुम सब कुछ जान चुके हो, तुम्हें संभल कर कदम उठाने होंगे। मृणालिनी और नवीन से बदला लेना आसान नहीं होगा। वे दोनों हमारे परिवार के पीछे पड़े हैं और तुम्हारे डैड की मौत का बदला लेना अब तुम्हारे हाथों में है। सचिन की आंखों में आंसू थे और उसके भीतर बदले की आग जलने लगी थी। नवीन ने उसके डैड की हत्या की थी और अब वह किसी भी कीमत पर इस सच्चाई को सामने लाकर उन्हें सज़ा दिलाना चाहता था। तो दोस्तों, ये था हमारी आज की कहानी का पार्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।